हेलो क्लास, आज हम देखेंगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। मतलब कोई पर्टिकुलर डोज पे कोई ड्रग कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम देखें, ये एक सेल है जिसपे पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं। हमेशा जो ड्रग डोज होता है वो हम लॉग फॉर्म में लेते हैं और ड्रग डोज के साथ उसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं, तो इसीलिए इसको डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहा जाता है और ये हमेशा लॉग के फॉर्म में लिया जाता है। यहाँ पे इस साइड हमारा डोज कम है, धीरे धीरे हम डोज बढ़ाएंगे। तो अगर हम देखते हैं कि अगर कम डोज दे मीन्स अगर थोड़ा बहुत अगर हम ड्रग देंगे तो एक या दो रिसेप्टर से वो ड्रग बाइंड करेगा, तो ड्रग कम है तो रिस्पॉन्स भी कम आएगा। तो मानते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये बढ़ाते गए, मान लेते हैं इतना बढ़ाया कि ये फुल हो गया। तो जैसे हम बढ़ाएंगे इसका क्या होगा, डोज तो बढ़ रहा है और रिस्पॉन्स भी 100% पहुंच जाएगा। एक टाइम बाद हम भले जितना ड्रग दे दें, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर कम है, बाइंड होने की जगह नहीं है, तो एक्शन तो उतना ही रहेगा। मीन्स यहाँ पे जितना भी हम डोज बढ़ाए रिस्पॉन्स हमेशा सैचुरेट हो जाएगा एक टाइम बाद। अगर हम इसको 100% रिस्पॉन्स माने तो यहाँ पे कहीं 50% रिस्पॉन्स होगा। हम कब, ये जो कर्व है ये एस फॉर्म में बन रहा है। अगर हम इसको इस पार्ट को सी मानते हैं, यहां से इसको बी मानते हैं और यहां से इतना इसको ए पार्ट मान के चलते हैं, तो पोटेंसी अगर हम इसको एफिकेसी या एफिनिटी के टर्म्स में देखें, एफिनिटी मींस क्या उसकी एबिलिटी है अपने ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की, मींस हम पोटेंसी को एक एफिनिटी के तौर पे चल सकते हैं कि कितना वो इस रिसेप्टर से बाइंड करके रह सकता है, कितना देर तक वो वहां पे रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। दूसरा, पोटेंसी से हमें क्या समझ में आता है, वर्ड सुन के लग रहा है कितना पोटेंट है, कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। मींस कोई ड्रग कितना पोटेंट होगा उतनी जल्दी वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर हम यहां से इसके 50% से एक पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो कंसंट्रेशन है जहां पे 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट को हम EC50 कहेंगे। EC50 मींस ऐसा कोई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जहां पे हमें 50% रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर कोई ड्रग यहां पे उसका EC50 अगर आ रहा है, ठीक, मान लेते हैं ऐसा कोई ड्रग है जिसका EC50 इधर आ रहा है, तो ये कम पोटेंट माना जाएगा क्योंकि ये रिस्पॉन्स बहुत लेट करके शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका EC50 ज्यादा होगा उसकी पोटेंसी कम होगी। ऐसा क्यों, अगर दोबारा से सोचे इसको हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग चाहिए, मींस बहुत ज्यादा ड्रग चाहिए उतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो कम ताकतवर है। यहाँ पे कोई बॉडी बिल्डर आएगा, कोई ताकतवर इंसान आएगा, वो कम डोज में, मतलब अकेला इंसान ही पूरा 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, पर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ गए, किसी गाड़ी को धकेलने के लिए छोटे छोटे बच्चे आ गए, कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो डोज बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग आ गए, पर वो रिस्पॉन्स कम प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत लेट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए उसकी पोटेंसी कम है। तो ये हम कह सकते हैं कि EC50 एक मेजरमेंट है पोटेंसी को देखने के लिए। मींस जितना ज्यादा EC50 बढ़ेगा, जितना ज्यादा EC50 का कंसेंट्रेशन उस साइड जाएगा, उतना कम वो ड्रग पोटेंट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं एफिकेसी। एफिकेसी को हम समझ सकते हैं इफेक्ट के तौर पे कि वो ड्रग की क्या इफेक्ट है, क्या एक्टिविटी है उस ड्रग की। एफिकेसी से हम समझ सकते हैं उस ड्रग की एक्टिविटी, कि वो कैसा अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है। सिमिलरली हम इसी कॉन्सेप्ट पे चले कि हमने पहले उसको कम डोज दिया, फिर धीरे 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 वो अपना डोज बढ़ाता गया और एक टाइम बाद ड्रग सैचुरेट हो गया। अगर हम कंसंट्रेशन को एक पॉइंट पे सैचुरेट करके चले कि इसकी कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा, उसका डोज हमेशा सेम रहेगा, पर डिफरेंट ड्रग की एक्टिविटी कम होती है या बढ़ती रहेगी। मींस कोई ऐसा ड्रग आ सकता है जिसका रिस्पॉन्स सिर्फ इतना रहे, ये कोई ऐसा ड्रग हो सकता है जो और कम रिस्पॉन्स दे, है डोज उतना ही जा रहा है
पर उसका रिस्पॉन्स एक टाइम बाद आके सैचुरेट हो जा रहा है। मींस इस ड्रग, ये ए ड्रग है, ये बी ड्रग है, ये सी ड्रग है। सी ड्रग का 100% रिस्पॉन्स यहां पे आ रहा है, बी ड्रग का 100% रिस्पॉन्स यहां पे आ रहा है, ए ड्रग का 100% रिस्पॉन्स यहां पे आ रहा है। मींस ये जो ड्रग है इनकी एक्टिविटी यहीं तक लिमिटेड है। हम चाहे जितना भी उसका डोज बढ़ाते रहें, उसकी एक्टिविटी यहां तक ही उसकी लिमिटेड है। ये इसकी एफिकेसी हुई। ये एफिकेसी डिफरेंस हो गया ए और बी के बीच का, ये एफिकेसी का डिफरेंस हो गया ए और सी के बीच का। तो इससे हमें समझ में आ रहा है पोटेंसी मींस क्या, उसकी एफिनिटी है एक रिसेप्टर से बाइंड करके एक अपना एक्शन प्रोड्यूस करने की। सेकंड, जितना ज्यादा EC50 बढ़ेगा उसकी पोटेंसी उतनी घटेगी। मींस ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, अगर हम लॉग रिस्पांस कर्व देखें एफिकेसी के टर्म्स पे, तो कोई ड्रग का जितना भी हम कंसंट्रेशन या उसका डोज बढ़ाते जाए, एक टाइम बाद उसका सैचुरेशन आ जाएगा। चाहे वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे पॉइंट से कम भी हो सकता है। जैसे हमने देखा ए, बी और सी के केस में, जहां पे ए का रिस्पांस ज्यादा है, बी का रिस्पांस कम है, सी का रिस्पांस उससे भी कम है। तो ये हुआ हमारा डोज रिस्पांस रिलेशनशिप और पोटेंसी और एफिकेसी के बीच में डिफरेंस। इसके बाद हम देखेंगे थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? ये एक रेंज है जिसके बीच में हम देखते हैं कि ये ड्रग इसके लिए सेफ है। मींस उसके नीचे अगर रहेगा, थेराप्यूटिक इंडेक्स के नीचे कोई ड्रग की डोज होगी तो वो उस पर इफेक्ट ही नहीं करेगी, वो इफेक्टिव डोज से भी कम है। और अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा वो ड्रग, तो हम उसको टॉक्सिक मान के चलते हैं कि वो ड्रग उस पर्सन के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो ये थेराप्यूटिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ये क्या है? तो अगर हम देखें, ये कोई ड्रग की डोज है, यहाँ पे हम पेशेंट को लेके चलते हैं। मान लेते हैं 100% पेशेंट है, यहाँ पे कोई 50% पेशेंट है। या तो आपको एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 100 पेशेंट है किसी टेस्ट में, जहाँ पे 100 पेशेंट हुए और 50% पेशेंट मींस 50 पेशेंट हुए। अगर हम उनको टेस्ट करके देखा जा रहा है कि कोई ड्रग का कितना मिनिमम डोज चाहिए उन पे इफेक्ट शो करने के लिए। मान लेते हैं हमने कोई ऐसा ड्रग लिया, मान लेते कोई ड्रग ए है, जब उनको दिया गया 100 पेशेंट में, तो एटलीस्ट 50% पेशेंट में रिस्पांस प्रोड्यूस होना चाहिए। मींस हमने जब जैसे ड्रग दिया तो उसका कोई ना कोई रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ होगा, तो एटलीस्ट ऐसा कोई रिस्पांस हो जो 50% पेशेंट पे आए, तो इसको ED50 कहेंगे। मींस इफेक्टिव डोज जो 50% पेशेंट में इफेक्टिव डोज प्रोड्यूस कर रहा है। पर हम इस डोज को अगर बढ़ा दें, कोई ऐसे हाई डोज पे अगर इस ड्रग को दिया जाए, तो एक टाइम बाद ये डोज टॉक्सिक हो सकता है। ये टॉक्सिक डोज 50 मान लेते हैं इसको। मींस इस डोज के बाद यहाँ पे 50% पीपल में ये डोज देने से उनको टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। मींस हम मान के चले कि ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जहां पे 50% पीपल को अपना टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो गैप है ED50 और TD50 के बीच में, इसी रिस्पॉन्स को हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। अगर हम और एक एग्जांपल लें, सिमिलरली यहाँ पे डोज, यहाँ पे पेशेंट, यहाँ पे मान लेते हैं 100% पेशेंट है, यहाँ 50% पेशेंट हुए। कोई ड्रग हमने दिया, ये 50 EC50 हुआ, ED50, और ये हो गया हमारा टॉक्सिक डोज 50। तो ऐसा यहां पे ये इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स हुआ। हम यहां पे देख सकते हैं कि ये कोई ड्रग है, इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे ड्रग है, इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है। मींस ऐसे ड्रग्स जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही नैरो होता है, जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, हमें वहां पे ड्रग सोच समझ के देना
पड़ता है। अगर डोज थोड़ा सा भी कम होगा तो वो वहां पे एक्ट ही नहीं करेगा, अगर डोज थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा वो उसके लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। पर जो ड्रग के थेरेप्यूटिक इंडेक्स ब्रॉड होती है, जहां पे स्कोप ज्यादा होता है, वहां पे थोड़ा बहुत डोज दे ऊपर नीचे होने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। पर ऐसे ड्रग के डोज को हमें बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही टेस्ट के बाद देना पड़ता है। बहुत सारे वेरियस टेस्ट होते हैं, सीरम टेस्ट, जहां पे हमें पता चल सकता है कि कैसे एक पर्सन का थेरेप्यूटिक इंडेक्स कितना है। तो ये हो गया नैरो थेरेप्यूटिक डोज, ये हो गया ब्रॉड थेरेप्यूटिक डोज। यहाँ पे ED50 और TD50 के बीच का जो गैप होता है, इसी को थेरेप्यूटिक इंडेक्स हम मानते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होता है द मैक्सिमम इफेक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ड्रग कितना इफेक्ट शो कर सकता है। तो उस हिसाब से ड्रग के भी वेरियस टाइप होंगे। तो जैसे ड्रग कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो वो फुल एगोनिस्ट हो, या पार्शियल एगोनिस्ट हो, इनवर्स एगोनिस्ट हो, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, या सिंपली एंटागोनिस्ट। अगर हम देखें ये है क्या, मान लेते हैं ये कोई सेल है जिसपे वेरियस रिसेप्टर है। जब कोई फुल एगोनिस्ट इस पे आके बाइंड करेगा तो ये मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मींस ये मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर ये 100% इफेक्ट हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, ये मान लेते 50% रिस्पॉन्स हुआ, ये यहाँ पे कहीं पे 12% रिस्पॉन्स हुआ, यहाँ पे 0%। 12% लिखने का मेन रीजन ये है कि हर रिसेप्टर का एक बेसिक रिस्पॉन्स रहता है, जिसे हम बेसल रिस्पॉन्स कहते हैं। मींस कोई ड्रग हो या ना हो, एक रिसेप्टर अपना खुद से भी उसका एक बेसिक रिस्पॉन्स, बेस रिस्पॉन्स रहता है, वो होता है 12% का। तो अगर कोई ड्रग आके बाइंड करता है तो वो अपना रिस्पॉन्स 12% से ऊपर या नीचे आके शो करेगा। जैसे कि हमने बताया फुल एगोनिस्ट जो होगा उसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी इक्वल टू 1 रहेगा, मतलब इसकी 100% एफिनिटी होगी यहाँ पे बाइंड करके अपनी रिस्पॉन्स शो करने की। अगर हम देखें कि कोई फुल एगोनिस्ट आके रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है तो वो विद कंसंट्रेशन अपना 100% शो करेगा। सिमिलरली पार्शियल एगोनिस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होगी, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये लेस देन ये 100 है, ये हो गया आपका पार्शियल एगोनिस्ट। अगर हम एंटागोनिस्ट की बात करें तो ये जो ड्रग है ये कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता। ये उस रिसेप्टर पे बाइंड तो होते हैं बट इनका खुद का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, ये एज इट इज ही वहां पे बैठे रहते हैं। अब आते हैं इनवर्स एगोनिस्ट पे। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये इसका ऑपोजिट एक्ट करते हैं। मींस जो भी इसका 12% रिस्पॉन्स भी है ये उसको भी इनहिबिट कर देता है और एक्टिविटी और कम कर देता है। मींस जब कोई इनवर्स एगोनिस्ट इस पे बाइंड करेगा तो इसकी एक्टिविटी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स एगोनिस्ट तो इनवर्स तो इसकी एक्टिविटी, इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितना होगा, 0 होगा, लेस देन 0 होगा। अब आते हैं अब आते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट पर। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये हो गया इसका इफेक्ट, कितना इफेक्टिव है वो ड्रग, और यहाँ पे हो गया उसका कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है, कोई भी ड्रग जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है वो ऑलरेडी आके इस रिसेप्टर पे बैठ जाता है।
यहाँ पे आके वो ड्रग यहाँ पे बैठ गया। अब क्या होता है, हमने कोई अगर दूसरा एगोनिस्ट दे रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। अब हम अगर यहाँ पे एगोनिस्ट देंगे तो ये, क्योंकि ये साइड तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो एंटागोनिस्ट यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाएगा। तो एगोनिस्ट यहाँ पे है बहुत सारी, ये एगोनिस्ट अपना रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंटागोनिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा जिससे ये इसको रिप्लेस कर सके। मींस यहाँ से ये एंटागोनिस्ट हट जाएगा और यहाँ पे ये एगोनिस्ट आके बैठ सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर मान लेते ये इफेक्ट इसका 100% यहाँ पे है, तो अगर ये नॉर्मल एगोनिस्ट का एक्शन हुआ, ये जनरल कंडीशन में बता रहा हूं, अगर एगोनिस्ट का एक्शन यहां पे रहा, तो अगर हम कोई जब हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट देंगे के साथ एगोनिस्ट होगा, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, हाई कंसंट्रेशन पे अपनी एक्टिविटी शो करेगा। पर दोनों केस में मैक्सिमम इफेक्ट इन दोनों का सेम ही रहेगा। मींस अगर मैक्सिमम इफेक्ट एगोनिस्ट का यहाँ है, तो एंटागोनिस्ट के साथ भी ये मैक्सिमम इफेक्ट इतना ही शो करेगा, भले उसकी कंसंट्रेशन हमें बढ़ा के देनी पड़ रही है। अब अगर हम देखें नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में, यहाँ पे क्या होता है, इसका इफेक्ट हो गया ये लॉग कंसंट्रेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, मान लेते ये कोई रिसेप्टर है, ये सेल सरफेस हो गया, ये कोई रिसेप्टर है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अपने बाइंडिंग साइट पे ना बाइंड करके उसके आसपास कहीं पे बाइंड कर जाते हैं। ये अगर इसकी बाइंडिंग साइट ये है, तो इसके साइड में या इसके आसपास, इसके नीचे कोई दूसरे साइड पे बाइंड करता है, जिससे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मान लेते पहले जो ऐसा था, अब उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया क्योंकि ये इससे बाइंड कर चुका है। इस पे क्या होता है कि जो भी एगोनिस्ट आके बैठता है वो प्रॉपरली अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाता यहाँ से, क्योंकि रिसेप्टर में चेंजेस आ चुके हैं, उसके शेप में चेंजेस आ चुका है, जिसकी वजह से वो अपना एक्टिविटी प्रॉपरली शो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये नॉर्मल एगोनिस्ट की बात करें, अगर ये नॉर्मल एगोनिस्ट यहाँ पे 100% रिस्पॉन्स दे रहा है, 100% इफेक्ट आ रहा है, 100% रिस्पॉन्स अगर इस पॉइंट पे आ रहा है, तो कोई नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के साथ उसका मैक्सिमम इफेक्ट यहां तक आएगा। एगोनिस्ट प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये इसका 100% यहां पे हुआ। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि इस कंसंट्रेशन हमेशा सेम है, फिर भी ये यहीं तक ही आएगा, जबकि यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ा जिससे वो एक्टिविटी शो कर सके। पर ये कम कंसंट्रेशन पे या सेम कंसंट्रेशन पे भी एक्ट तो करेगा, पर इसका मैक्सिमम इफेक्ट कम हो जाएगा, वो एक पॉइंट के ऊपर बढ़ नहीं सकता। तो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग। हम देख सकते हैं कि वेरियस टाइप के ड्रग्स हैं, उनकी क्या क्या इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। फुल एगोनिस्ट की 100%, पार्शियल एगोनिस्ट की लेस देन 100%, एंटागोनिस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, और जो इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं वो उल्टा काम करते हैं, वो और कम कर देते हैं। जहां पे बात हुई कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की, तो ये क्या कर रहे हैं कि अपना एगोनिस्टिक इफेक्ट को तो रख रहे हैं, अपने बराबर रख रहे हैं, पर वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ाना पड़ रहा है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के केस में वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते हैं, वो उसके साइड में बाइंड करके उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाता है, जिससे क्या होता है, जहाँ पे एगोनिस्ट की 100% इफेक्ट जिस पॉइंट पे है, वहां से उसका इफेक्ट नीचे आ जाता है। जहां पे हम देख सकते हैं ये इसका 100% इफेक्ट हुआ, तो नॉन कॉम्पिटिटिव के साथ इसका इफेक्ट कम हो चुका है। थैंक यू।